गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, राजा जनक की बुद्धि परीक्षा जीवन स्वयं पर्सन बनकर आई। दोस्तों, क्या आपने कभी मन में यह प्रश्न उठाया है कि किसी राजा की सबसे बड़ी परीक्षा तलवार से नहीं, सेना से नहीं, शत्रु से नहीं, बल्कि जीवन स्वयं आकर ले सकता है? क्या कभी आपने सोचा है कि असली बुद्धि किताबों में नहीं, अनुभव में होती है? और क्या यह संभव है कि एक साधारण सी दिखने वाली वृद्ध महिला महान राजा जनक के पूरे ज्ञान को एक पल में दर्पण की तरह उसके सामने रख दे? आज की यह कथा कोई कल्पना नहीं है, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ये भारत की उस भूमि से जुड़ी हुई कहानी है जहां ज्ञान शासन करता था और राजा स्वयं को सबसे पहले परखता था। ये कथा है मैथिल की, ये कथा है राजा जनक की, ये कथा है जीवन की, जो कभी मां बनकर और कभी वृद्ध बनकर मनुष्य की परीक्षा लेता है। मैथिल नगर भारत की आत्मा थी। यह केवल एक राजधानी नहीं, यह चेतना का केंद्र था। ये रास्ते पर केवल रथ नहीं चलते थे, यहाँ विचार चलते थे। यहाँ हवा में केवल सुगंध नहीं था, यहाँ प्रश्न तैरते थे। यहाँ वह मिथिला था जहाँ विद्या धन से ऊपर थी, जहाँ ब्राह्मण और राजा एक ही धरातल पर बैठा करते थे। और इस मिथिला के राज्य में राजा जनक, जिन्होंने शास्त्रों में वेद देह कहा गया है, यथार्थ जो देह में रहते हुए भी देह से बंधा नहीं। राजा जनक का विराग्य भागने का विराग्य नहीं था, जो जिम्मेदारी का विराग्य था। वे सिंहासन पर बैठते था पर सिंहासन उन्हें बांध नहीं पाता था। वे शासन करता था पर शासन उन्हें भीतर अहंकार नहीं भर पाता था। हर सुबह जब मिथिला नगरी जाग उठती थी तो राजा जनक अपने कक्ष में ध्यान में बैठा था। वे स्वयं को प्रश्न करता था, क्या आज मेरा निर्णय किसी निर्दय को दुखी तो नहीं करेगा? क्या आज मेरा शब्द किसी कमजोर के मन को ठेस तो नहीं पहुंचाएगा? क्या आज मेरा न्याय सिर्फ नियम है या करुणा भी है? इसलिए प्रजा राजमहल से नहीं, राजा के विवेक से आशा रखती है। संगत जी, इस मिथिला नगरी में एक दिन एक विशेष सभा बुलाई गई। ये सामान्य सभा नहीं थी। दूर दूर से ऋषि मुनि, विद्वान, दर्शनीय और सब आमंत्रित थे। विषय था ज्ञान क्या है, न्याय क्या है और सत्य किसे कहते हैं। सभा सजगित थी, यानी सजी हुई थी। धूप जल रही थी। मौन बोल रहा था। राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे पर मन भीतर से डूबा हुआ था। तब द्वारपाल आया और बोला, महाराज, द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध स्त्री खड़ी है, वे आपसे भेंट करना चाहती है। सभा में हलचल मच गई। कुछ ने कहा, आज सभा का विषय गंभीर है, एक वृद्ध को भीतर बुलाना उचित नहीं। राजा जनक ने आंखें खोल ली और केवल इतना पूछा, क्या बुद्धि आयु देखकर आती है? सभा मौन हो गई। द्वारपाल बोला, महाराज, वे कहती है वे आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने आई है। कुछ विद्वान मुस्कुराए, कुछ को यह अपमान लगा, पर राजा जनक मुस्कुराया और बोला, जो परीक्षा से डर जाए वो ज्ञान का दावा कैसे कर सकता है? उसे भीतर आने दो। और तभी वह वृद्ध स्त्री भीतर आई। देह झुकी हुई थी, हाथ में लकड़ी थी, यानी छड़ी थी। वस्त्र साधारण पर आंखों में जीवन का तेज। वे न डरी, न झुकी, न हिचकी, सीधी राजा के सामने आई और बोली, राजन, यदि तुम स्वयं को पूर्ण नहीं मानते हो तो क्या मेरी परीक्षा स्वीकार करोगे? राजा जनक सिंहासन से थोड़ा आगे झुका और बोला, माता, जो
स्वयं को पूर्ण मान ले, उसका पतन निश्चित है। यदि आपकी प्रसन्न मुझे मनुष्य बनाए तो ये मेरे सौभाग्य होगा। वृद्ध मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, मेरा प्रश्न सरल होगा पर उत्तर आत्मा से आना चाहिए। और यहीं से जीवन से राजा के नहीं मनुष्य की परीक्षा शुरू की। सभा में नस्तंभ छा गया, यानी मौन छा गया। वृद्ध स्त्री ने पूछा, बताओ इस संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है? सभा में विचार उठा, पर्वत, पृथ्वी, स्वर्ण, धन। राजा जनक मौन रहा, फिर बोला, माता, इस संसार में सबसे भारी वस्तु अहंकार है। वृद्ध ने पूछा, क्यों? राजा बोला, क्योंकि अहंकार आत्मा को कुचल देता है। यह मनुष्य को सत्य देखने से रोक देता है। यह राजा को तानाशाह और विद्वान के अंधकार में झोंक देता है। वृद्ध ने सिर झुकाया, यानी सिर हिलाया और बोली, पहली परीक्षा तुमने पार की, पर यह तो दीवार थी, मार्ग अभी शेष है। अभी समझ गई, यह कथा साधारण नहीं। राधा स्वामी जी। राजा जनक की दूसरी बुद्धि परीक्षा, संतोष और गरीबी का सत्य। दोस्तों, पहली परीक्षा समाप्त होती है। सभा भावना के वातावरण बदल चुका था। यह अब केवल प्रश्न उत्तर की सभा नहीं रही, ये आत्मा के दर्पण बन चुकी थी। विद्वानों के मुख पर तर्क नहीं, चिंता थी। मंत्रियों के चेहरे पर अंधकार नहीं, संकोच। और राजा जनक शांत, स्थिर, जागा। राजा जनक की अंतिम बुद्धि परीक्षा, जहां न्याय करुणा से बड़ा नहीं रहा। दूसरी परीक्षा समाप्त होती है। सभा भावना से एक गहरी शांति छा गई थी। यह शांति बाहर नहीं थी, यह भीतर की थी। ऐसी शांति जो मनुष्य को स्वयं से मिलती हो। विद्वानों ने अब तर्क नहीं कर रहे थे, मंत्री अब हिसाब नहीं जोड़ रहा था, साधु अब शब्द नहीं खोज रहे थे। हर व्यक्ति अपने भीतर उतर चुका था। राजा जनक अब भी वैसे ही बैठा था जैसे पहले बैठा था। न गर्व, न विजय, न आत्मा प्रदर्शन, केवल जागरूकता। वृद्ध महिला ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी देह थकी हुई थी पर चिंता चेतन पूर्ण था। उसका कहना, राजन, अब अंतिम परीक्षा शेष है। यह प्रश्न और यह परीक्षा शब्दों की नहीं होगी, यह परीक्षा निर्णय की होगी। यह ज्ञान कम और साहस अधिक हो चाहिए, यह निर्णय कम और करुणा अधिक चाहिए। राजा जनक ने शांति स्वर में कहा, माता, जहाँ करुणा और साहस साथ चलता है वहाँ अन्याय अधिक देर तक टिकता नहीं। आप प्रश्न रखें। वृद्ध बोली, मान लो तुम्हारे राज्य में दो व्यक्ति आए हैं, दोनों स्वयं को सत्य बताते हैं, दोनों के पास अधूरा परिणाम है। स्पष्ट है कि दोनों दंड से बचना चाहते हैं। यदि तुम एक दोषी को और दूसरे दोषी को निर्दोष ठहराओ तो संभव है कि अन्याय हो जाए। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? सभा में सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न कानून के नहीं था, यह प्रश्न अंतरात्मा का था। राजा जनक कुछ क्षण मौन रहा। उनके मन में अनेक समृद्धियां उभर रही थी। कुछ निर्णय जिन पर इन्हें गर्व था और कुछ जो रातों की नींद छीन लेते हैं। फिर उन्होंने कहा, माता, मैं पहले सत्य को खोजना का हर संभव प्रयास करूंगा, दोनों पक्षों को सुनूंगा, केवल शब्दों को नहीं, भावनाओं को भी समझूंगा। वृद्ध ने तुरंत पूछा, यानी वृद्ध महिला ने तुरंत पूछा, और यदि तब भी सत्य स्पष्ट न हो तो? राजा जनक स्वर्ग यानी स्वर अब और गंभीर था। तब करुणा को अपना पथ दर्शक बनाओ,
क्योंकि जहाँ पूर्ण सत्य मनुष्य को पकड़ से बाहर हो जाता है, वहाँ करुणा अन्याय को कम कर देती है। सभा में बैठे मुनियों ने आंखें बंद कर ली, मानो ये उत्तर उन्हें भीतर तक छू गया हो। वृद्ध महिला बोली, यदि करुणा दिखाने से लोग तुम्हें कमजोर समझते हो। राजा जनक ने तुम्हारे यानी तुरंत कहा, जो करुणा को कमजोर समझे वे शक्ति का अर्थ नहीं जानते। करुणा राजा को तानाशाह बनाने से रोकती है। यह सुनकर कई मंत्रियों ने पहली बार राजनीति को मानवता से जोड़कर देखा। वृद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा, राजन, यदि कभी तुम्हें अपने राज्य में सत्य से एक चुनौती यानी चुनना पड़े, सत्य में से एक को चुनना पड़े, तो तुम किसे चुनोगे? ये प्रश्न वज्र की तरह गिरा। सभा की सांसें थम गई। राजा जनक कुछ क्षण आंखें मंद बैठा रहा, फिर आंखें खोली और बोला, माता, राज्य सत्य से चलता है। यदि सत्य न रहे तो राज्य सिर्फ शक्ति का ढोचा बन जाएगा। इसलिए मैं सत्य को चुनूंगा, चाहे मुझे सिंहासन क्यों नहीं छोड़ना पड़े। वृद्ध की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल राजा नहीं ऋषि हो। सभा स्थिर रह गई। तब तक वे राजा जनक महान शासक मानते थे। आज उन्होंने उनमें ऋषि को देखा। वृद्ध महिला बोली, राजन, मैं कोई साधारण वृद्ध स्त्री नहीं हूँ। मैं वही जीवन हूँ जो मनुष्य को कभी माँ बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी वृद्ध बनकर परखता हूँ। जो अहंकार छोड़ दे, जो संतोष अपनाए, जो करुणा से न्याय करे, वही सच्चा ज्ञानी है। इतना कहते ही वे मुड़ी और सभा से बाहर चली गई। द्वारपाल ने देखा, बाहर कोई नहीं था, मानो वे आई ही नहीं हो। राजा जनक सिंहासन से उठा और सभा से बोला, आज की परीक्षा मेरी नहीं थी, ये हम सभी की परीक्षा थी। यदि हम न्याय को नियम से ऊपर और करुणा को शक्ति से साथ जोड़े लें तो समाज कभी अंधकार में नहीं जाएगा। उसी दिन के बाद मैथिला बदल गया, यानी मैथिली नगर बदल गया। न्याय सिर्फ दंड नहीं था, सुधार भी बन गया और राजा जनक आगे ऋषि जनक कहलाया। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त नहीं हुई है। ये समाप्त नहीं होती, ये कथा आज भी चल रही है, क्योंकि वे वृद्ध आज भी हम सबकी परीक्षा लेता है। प्रश्न वही है, क्या हमारा अहंकार हमसे भारी हो तो? क्या हम धन होते हुए भी भीतर से गरीब तो नहीं? और जब सत्य और स्वार्थ आमने सामने हो तो क्या हम करुणा का साथ न्याय कर पाता है? राजा जनक इसलिए महान नहीं था कि वे राजा था, इसलिए महान था क्योंकि वे स्वयं को हर दिन परखता था। अब प्रश्न राजा जनक का नहीं, प्रश्न हमारा है। यदि आज वे वृद्ध हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उत्तर दे पाएंगे? राधा स्वामी जी हो चुकी थी, विद्वान लौट चुके थे, मंत्री अपने कार्यों में लग गए थे, पर उस दिन के बाद मैथिला नगरी वहीं नहीं रही, क्योंकि वहां वृद्ध के प्रश्न कागजों पर नहीं मन में उतर गए थे। राजा जनक उसी दिन के बाद अधिक मौन रहने लगा। ये मौन दूरी का नहीं था, ये मौन जागरूकता का था। वे अब निर्णय लेने से पहले अधिक ठहरता था। वे अब सुनता था, सिर्फ शब्द नहीं, पीड़ा भी। राजा जनक ने न्याय को दंड से नहीं अलग करके देखा। उन्होंने समझा कि नियम यदि करुणा से खेलती खाली है तो वे न्याय नहीं, केवल व्यवस्था है। मैथिला की अदालतों में धीरे धीरे परिवर्तन आया। दोष सिद्ध होने पर दंड दिया जाता था, पर मनुष्य को सुधारने का अवसर भी मिलता था। गरीब को सिर्फ दोषी नहीं माना जाता था, उसकी परिस्थितियां भी सुनी जाती थी। अहंकार से भरी निर्णय धीरे धीरे कम होने लगा। राजा जनक अब केवल राजा नहीं रहा, वे मार्गदर्शक बन गया। लोग उन्हें के पास केवल शिकायत लेकर नहीं, दुआ लेकर भी आने लगे। और राजा जनक
उत्तर नहीं देता था, वे प्रश्न पूछता था ताकि मनुष्य स्वयं अपने भीतर के सत्य देख सके। दोस्तों, ये राजा जनक की सबसे बड़ी शिक्षा भी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ। उन्होंने सिखाया कि जो स्वयं को परखता है वही सच में जागता है। आज भी जब हम सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम राजा जनक की याद आने लगता है कि सत्ता अधिकारी नहीं, जिम्मेदारी है, कि ज्ञान दिखाने की वस्तु नहीं, जीने की अवस्था है, और करुणा कमजोर नहीं, मनुष्य होने का परिणाम है। वे वृद्ध कोई एक स्त्री नहीं थी, वे जीवन था जो कभी गरीब बनकर आता है, कभी अपमान बनकर, कभी सफलता बनकर और कभी सत्ता बनकर। वह हर बार एक ही प्रश्न पूछता है, तुम क्या चुनोगे, अहंकार या विनम्रता, लालच या संतोष, स्वार्थ या सत्य। राजा जनक हर बार सत्य के साथ खड़ा हुआ, इसलिए इतिहास ने उन्हें राजा नहीं ऋषि कहा। दोस्तों, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, ये अपने जीवन में देखने के लिए है, क्योंकि आज भी वे वृद्ध हमारे घर, हमारे मन, हमारे निर्णयों के बीच खड़ी है और पूछ रही है कि तुम तैयार हो अपने अहंकार को छोड़ने के लिए? क्या तुम संतोष को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम करुणा के साथ न्याय करने को साहस रखते हो? यदि हाँ, तो समझ लेना तुम भी राजा जनक की परीक्षा पास कर चुके हो। राधा स्वामी की।